नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछला टॉपिक हमने किया था आइसोमेरिज्म इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जो आइसोमर है, पर्टिकुलरली हमने 4, 5, 6 कार्बन तक किया था कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में तीनों आ जाते हैं आपके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों आते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें, देखो ऑल ऑफ दे आर कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये सब हाइड्रोकार्बन है। मीथेन है, इथेन है, इथाइन है, गैस वेल्डिंग में जो हम यूज करते हैं। और जितने भी आपके जो ये प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिनको हम कहें, ये सब कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, स्मेललेस है। एक बात आपके माइंड में आएगी कि एलपीजी में तो जब लीकेज होती है तो स्मेल आती है। वो स्मेल एलपीजी की नहीं होती है। एलपीजी में नॉर्मली ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन वगैरह ये होते हैं। थोड़ा बहुत मीथेन, इथेन भी मिक्स होता है, मिक्सचर है एलपीजी, कोई एक फिक्स कंपाउंड नहीं है। प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, थोड़ा बहुत इथेन भी मिक्स होता है, वो सभी हाइड्रोकार्बन में होता है। तो उनकी स्मेल नहीं होती, वो दे आर स्मेललेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस। जो स्मेल होती है उसमें इथाइल परकेप्टेन नाम का अलग केमिकल डाला जाता है, इथाइल C2H5। इसकी वजह से उसमें स्मेल आती है। ये केमिकल इसीलिए डाला जाता है ताकि हम लीकेज को डिटेक्ट कर सकें। अगर कहीं पे लीकेज हो रहा है तो उसको डिटेक्ट कर सकें। अगर हम इनके लोअर मेंबर देखें, फिजिकल स्टेट, लोअर मेंबर्स मीन्स अप टू कार्बन 2, 4 कार्बन, 1 से 4 कार्बन तक लगभग। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर गैसेस। और अगर हम देखें 5 to 15, 16, ऐसा कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, आर लिक्विड। एंड हायर हाइड्रोकार्बन means having कार्बन मोर देन 15। ऐसी कोई फिक्स बाउंड्री लाइन नहीं है, वो उसके स्ट्रक्चर पे, ब्रांचिंग पे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे, उन पे भी डिपेंड करता है। ये बात हम रफली कह रहे हैं। आर सॉलिड, वैक्सी सॉलिड, यानी कि जो लोअर मेंबर है लगभग 1 से 4, 5 कार्बन तक तो गैसेस है, 5 से लेके 15, 16, 17 तक लिक्विड है, और उससे भी ज्यादा कार्बन अगर हो जाती है तो वो सॉलिड हो जाते हैं, लेकिन बहुत हार्ड सॉलिड नहीं है। दे आर सॉफ्ट सॉलिड, वैक्सी सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड है। एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, एज नंबर ऑफ carbon increase, their melting point and their boiling point also increase। जैसे मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इथेन का, इथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेन का, प्रोपेन से ज्यादा होगा ब्यूटेन का, और ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, मोलर मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा,
तो मॉलिक्यूल्स में आपस की अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। ऑल ऑफ देयर कोवलेंट कंपाउंड, जितने भी है ये हाइड्रोकार्बन है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। ऑल ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कोवलेंट कंपाउंड, सो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर वो होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कौन होते हैं? जो म्यूचुअल शेयरिंग से जिनकी बॉन्डिंग हो, शेयरिंग से जिनकी बॉन्डिंग हो, वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। और नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज ना हो, नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं हो। जैसे ये HCl, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो बिल्कुल बीच में ना होकर क्लोरीन की तरफ आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इस पे पॉजिटिव आ जाता है, इस पे नेगेटिव आ जाता है, तो ये चार्ज की सेपरेशन हो जाती है, तो ये पोलर है। और जो नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर कैसे आएगा? नॉन पोलर में जैसे कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज ना हो, जैसे ये Cl2 Cl2, दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए ये नॉन पोलर है, कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन में भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, कार्बन कार्बन तो नॉन पोलर होगा ही होगा, कार्बन हाइड्रोजन में भी पोलरिटी नहीं है। तो पोलरिटी, अच्छा ये कोवलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर है, they are insoluble in water। जो वाटर पोलर है, वाटर में सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, वाटर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.84 डबल होता है, डबल डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। तो वाटर में सिर्फ वही सब्सटेंस सोलुबल होते हैं जो पोलर होते हैं, और जो आपके हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये सब ये नॉन पोलर है, सो दे आर इनसोलुबल इन वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, दे आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर सोलुबल इन organic solvent, they are soluble in organic solvent। organic solvent में soluble है, organic solvent में हाइड्रोकार्बन के ही solvent है या कोई नॉन पोलर solvent है, organic और नॉन पोलर, जैसे CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, एसीटोन, हालांकि एसीटोन में थोड़ी सी पोलरिटी होती है। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी की, भाई हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। जस्ट रीडिंग करनी है आपको, उसमें कोई उसमें भी मुश्किल नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी में भी कोई मुश्किल बातें नहीं है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड टाइप ऑफ रिएक्शन, बुक की एक लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जो समझाने की बात थी वो ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर में समझा दी। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी देखो तीन है हमारे पास। एक है आपके पास एल्केन, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n और इसका जनरल फॉर्मूला है, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड भी आ जाता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। कॉमन एग्जांपल इसके आप ले सकते हो मीथेन, ईथेन। इसका सबसे लोवेस्ट एग्जांपल है ईथीन,
क्योंकि एक कार्बन के कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता। इसमें है इथाइन, एसिटिलीन, इथाइलीन, कॉमन नेम है, जैसे आईपीसी नेम इसका है इथेन, इथीन, इथाइन। एक तो कंबशन रिएक्शन, और यू कैन से बर्निंग। वैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जब उसको आप बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी बन सकता है। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो सल्फर का ऑक्साइड भी बन सकता है। अगर हम हाइड्रोकार्बन लेंगे, चाहे एल्केन है, चाहे एल्कीन है, चाहे एल्काइन है, अगर हम उसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, हीट लाइट की फॉर्म में भी हो सकता है। बर्न करते हैं तो हीट भी रिलीज होगी, लाइट की फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज हो सकती है। यानी कि हीट या लाइट की जगह आप अगर कहते हो एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनर्जी रिलीज होगी। लाइट भी, फ्लेम बनेगी तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है जब आप किसी को बर्न करते हो। बैलेंसिंग फैक्टर अलग हो सकता है। अब जैसे आपने लिया इथेन और बर्न किया तो कार्बन कितनी है? 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 ही बनेगी। कार्बन उतनी होगी जितनी यहाँ होगी। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 6 हाइड्रोजन का मतलब 3 वाटर। अब ऑक्सीजन कितनी नीडेड हुई? 4 और 3 7। इसका मतलब 1 मोल इथेन 7/2 यानी कि 3.5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ कंप्लीटली बर्न होगा। कंप्लीट बर्न, कंप्लीट बर्निंग के लिए करना है। और अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो वही बनेगी, 2 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन कम है यहाँ पे, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, 4 और 2 6, तो यहाँ पे 3 O2 इज रिक्वायर्ड। और अगर हम इथाइन को बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ भी 2 ही बनेगी, लेकिन वाटर कम बनेगा, 1 ही बनेगा। अब ऑक्सीजन कितनी है? 4 और 1 5, तो 5/2। सभी में हीट रिलीज होगी, सभी में हीट रिलीज होगी। इसका मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन है, इवन दैट जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव भी हैं, जिनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हो, अगर आप उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कार्बन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वाटर बनेगा और इसके अलावा एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज व्हाई दीज हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज ए फ्यूल। इसीलिए हम इन हाइड्रोकार्बन को क्या यूज करते हैं? एज ए फ्यूल, ईंधन में यूज करते हैं। हालांकि जो पेट्रोलियम जो होता है उसमें प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं होते, उसमें कुछ और कार्बन के कंपाउंड के अलावा नाइट्रोजन के कंपाउंड, सल्फर के कंपाउंड भी होते हैं, तो साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी बन जाता है ना। कार्बन का तो ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, सल्फर के ऑक्साइड भी बनेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनेंगे, और दैट काज पोल्यूशन। फ्यूल में तो यूज होता है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। बल्कि कार्बन का ऑक्साइड तो कम पोल्यूटेंट है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल पोल्यूटेंट है। कार्बन के भी मोनोऑक्साइड में और डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल पोल्यूटेंट है। अच्छा, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, देखिए जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम बनती है, फ्लेम जनरेट होती है। फ्लेम कैसे जनरेट होती है? फ्लेम उन्हीं केमिकल में, जब आप किसी को बर्न करो, कोयले को जलाते हो तो फ्लेम क्रिएट नहीं होती, लेकिन जब हम कैंडल को जलाते हैं तो फ्लेम होती है, पेट्रोल को जलाते हैं तो फ्लेम निकलती है, LPG को जलाते हैं तो फ्लेम निकलती है।
अच्छा, कुछ की फ्लेम येलो होती है, कुछ की फ्लेम ब्लूइश होती है, और कुछ की फ्लेम ब्लैकिश होती है, सूटी फ्लेम बोलते हैं उसको। तो देखो, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है और ऑक्सीजन अगर एक्सिस में है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रही है बर्न होने के लिए, अगर बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना मिले तब तो बर्न ही नहीं होगा। बट इफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर, तो क्या होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को कंबाइन करके ले जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। ब्लड में हीमोग्लोबिन का रोल यह है कि ऑक्सीजन को पकड़ के सेल तक सप्लाई करे। अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर एयर जो हम रेस्पायर कर रहे हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से भी जल्दी कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो फिर ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ने ले ली। सबसे पहले हमारे पे ब्रेन पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि ब्रेन को अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिली तो जजमेंट नहीं कर पाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, और कंटिन्यू अगर ऐसा ही रहा तो फिर डेथ हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा अंगीठी जला के सो गए और डेथ हो गई। वो बता क्यों नहीं पाते लोग, क्योंकि धीरे 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 कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद धीरे धीरे वो डेथ की तरफ चला जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी, और कम सप्लाई अगर है, वेरी लेस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन भी बनेगा। यहां पे जो फ्लेम का कलर आएगा वो बिल्कुल ब्लूइश आएगा, यहाँ पे थोड़ा येलोइश आ जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों कलरलेस है। यहाँ पे सूटी फ्लेम आएगी ब्लैक कलर। और एक और भी बात देखिए, जितनी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परसेंटेज बढ़ेगी उतना ही सूटी फ्लेम बढ़ेगी। अगर हम देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करोगे तो ब्लू या येलो फ्लेम आएगी, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करोगे तो येलो और सूटी फ्लेम आएगी। आपने कोल तार को चलाते देखा होगा, रोड बनाते हैं तो तार कोल बोलते हैं हम, नॉर्मली केमिकल भाषा में उसको कोल तार बोले हम। कोल तार तार एक ही बात है। तो इसको जब हम बर्न करते हैं तो देखो कितनी ज्यादा धुआं बनती है। आप ये फ्लेम टेस्ट से चेक भी कर सकते हो कि एक गिवन हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। आप उसको बर्न करिए, अगर ज्यादा स्मोक बन रही है, धुआं ज्यादा बनती है, काली धुआं उसमें से निकलती है, सूटी फ्लेम निकलती है, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा, जितना डबल बॉन्ड, अब देखो एक कंपाउंड तो ये है C2H6, इसमें 24 और 6 30 में से 24 पार्ट कार्बन के हैं, यानी कि 30 ग्राम अगर हम ये सब्सटेंस लेंगे तो उसमें 24 ग्राम कार्बन होगा। तो यानी कि ये अगर परसेंटेज निकालें तो लगभग 80% आएगा, 80% कार्बन है। और अगर डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मोल मास हो जाएगा 28, 2 हाइड्रोजन कम हो गए ना, 28 में कार्बन उतना ही है 24 है, डिवाइडेड बाय 28 और ये तो
4 से करें तो 7 और 4 से करें तो 6, 600 अपॉन 7, 56, 4, 40, लगभग 45 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि लगभग 85% कार्बन है इसमें। और अगर आप करोगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मोल मास होगा 12 और 12 24 और तो 26, 26 में से कार्बन 24 है, इसमें 90% के लगभग कार्बन है। 2 से करें तो 12 और ये 13, 1200 डिवाइडेड बाई 13 कितना होगा? 8। अब टेबल नहीं आती भाई। 9, 117, 3 बच गए थे, 91% के लगभग है। अब देखो C2H6 में कार्बन की परसेंटेज है 80, C2H4 में है 85 और C2H2 में है 91% के लगभग। तो जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी या गए हाइड्रोजन की परसेंटेज कम होती जाएगी, उतना ही फ्लेम में सूटी यानी कि कार्बन के पार्टिकल बढ़ते जाएंगे। कंप्लीट बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, पार्शियल बर्न होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा, और बर्न ही नहीं हुआ कार्बन तो कार्बन ही रह जाएगा। तो जो सूटी फ्लेम आती है वो कार्बन की वजह से आती है। और एक और भी बात जो मैं बता रहा था, फ्लेम किस वजह से आती है? फ्लेम कार्बन की वजह से नहीं, फ्लेम इन कंबशन इज ड्यू टू फ्लेम इन कंबशन। जो फ्लेम आती है, फ्लेम इन कंबशन इज ड्यू टू वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन, यानी कि गैसेस हाइड्रोकार्बन। जो फ्लेम होती है वो गैसेस हाइड्रोकार्बन की वजह से होती है, वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन की वजह से होती है। गैसेस जब जलती है तो फ्लेम होती है। होता क्या है, जैसे कोयला है, कोक है, सॉलिड है, यही बर्न हो रहा है, बर्न होता रहेगा। लेकिन LPG है, गैस है, उसको जब आप खोलते हो तो निकलती है, तो बाहर निकलती है, तो निकली हुई गैस जब फायर कैच करेगी तो फ्लेम जनरेट होगी। अब आप कहो जी वैक्स, मोम जो है पेट्रोल डीजल है, ये तो पेट्रोल डीजल तो लिक्विड होता है और वैक्स है सॉलिड होता है, फिर वो फ्लेम क्यों क्रिएट करते हैं? तो जब आप वैक्स को जलाते हो तो वैक्स यहाँ तो सॉलिड है, लेकिन जब वो हीट होता है तो उसके भी वेपर बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी लिक्विड को भी बर्न आप कर रहे हो और बर्न करने से हीट से उसके वेपर बन रहे हैं, उसकी गैसेस बन रही है, और गैसेस जब फायर कैच करेंगी तो फ्लेम जनरेट होगी। सभी सब्सटेंस को हम बर्न करें तो सभी में फ्लेम जनरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो दिस इज कंबशन। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। हीट आपकी लाइट की फॉर्म में भी प्रोड्यूस हो सकती है और एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में भी इवोल्व हो सकती है और हीट की फॉर्म में भी इवोल्व हो सकती है। एल्केन का फॉर्मूला हमने डाले CH2n+2 सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल, दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। एक्चुअल में तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हम कहें, एक्चुअल में तो जो बर्निंग था या कंबशन था वो भी ऑक्सीडेशन ही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर हम कहें गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां भी क्या हो रहा था? कंबशन में भी क्या हो रहा था? कंबशन में भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा था, लेकिन वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन था, वो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं था। अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें, जैसे मीथेन,
अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो उसमें मीथेनॉल भी बन जाता है, कुछ में मीथेनल भी बन सकता है और ओइक एसिड भी बन सकता है। वो अलग अलग तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आपकी थोड़ा कैपेसिटी से बाहर है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोकार्बन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें तो अल्कोहल भी बन सकती है, एल्डिहाइड भी बन सकते हैं और एसिड भी बन सकते हैं। एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। वो डिपेंड करेगा कि हमने किस तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया है। जैसे चलो दूसरे आप देखो, एक आपका CH3CH2OH, एक है PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाम पूरा इसका पायराडीन पायराडाइन क्रोमेट कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या देता है, ये एल्डिहाइड बनाएगा, CH3CHO बनाएगा। और अगर इसी इथाइल अल्कोहल के लिए हम KMnO4 लें, पोटेशियम पर मैग्नेट एसिड के साथ, या और K2Cr2O7 एसिड के साथ, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके हम एसिड भी बना सकते हैं, अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो वो तो डिपेंड ये करता है कि हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमियम ऑक्साइड ये पैराडीन PCC। तो अलग अलग तरह के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनमें जो KMnO4 होता है, KMnO4 in presence of acid is and their reagent, KMnO4 एसिडिक मीडियम में जो होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इसको एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं। तो अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें हाइड्रोकार्बन का या अल्कोहल वगैरह इन हाइड्रोकार्बन्स का, तो एसिड बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है। अल्कोहल फिर से ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड, कीटोन और ये, यानी कि हाइड्रोकार्बन का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल का फिर ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। और इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन है। तो हाइड्रोकार्बन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, और उनका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हुआ तो बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड या अल्कोहल पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो तो डिपेंड करेगा आपको क्या बनाना है। अगर अनकंट्रोल्ड या कहीं कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बर्निंग में यही होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि जिसको आप टाइप ऑफ रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे थे। हालांकि आयनिक में हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और कोवलेंट में हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि एक की जगह दूसरा आ गया, सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखो CH4 है, इसका हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो एक H हटके Cl आ गया, तो H की जगह कौन आ गया? Cl। इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से रिएक्शन होगा तो फिर से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा और HCl निकलता जाएगा। फिर से रिएक्शन होगा, एक HCl फिर निकल जाएगा और फिर से हो गया तो एक HCl फिर निकल जाएगा, CCl4 में। तो इसमें 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटा उसकी जगह Cl आ गया, दूसरा हटा फिर आ गया, तीसरा, ऐसे कंटिन्यू रिएक्शन चलता रहता है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कंटिन्यू चलता रहता है। अगर हम इसको बोलेंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन हम फ्लोरीनेशन भी कर सकते हैं, क्लोरीनेशन भी, ब्रोमीनेशन भी, आयोडीनेशन भी, रिएक्टिविटी का रेट। फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे हाइड्रोकार्बन के तो डार्क में हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड। इसके करेंगे तो लाइट चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन वो होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, इसमें हीटिंग चाहिए और इसमें तो हमें कैटालिस्ट लेना पड़ता है। कैटालिस्ट वो स्पीसीज है जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसके साथ रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्लोरीनेशन, इसको बोलेंगे क्लोरीनेशन, इसको बोलेंगे ब्रोमीनेशन और इसको बोलेंगे आयोडीनेशन। सभी को कंबाइन मिला के बोल देते हैं हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। हालांकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो इतना इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते जितना इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोजन ये एल्केन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं, वो एडिशन रिएक्शन ज्यादा इजीली शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन उनमें ज्यादा इजीली होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप, जहाँ पे जो एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। हालांकि जैसे ये है, इसका भी अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं या हम SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं थोड़ा हाई टेम्परेचर पे, तो हो जाता है ये जो डबल बॉन्ड से अगली जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन हटके और क्लोरीन लग जाता है। एलाइल सब्स्टिट्यूशन हम कहते हैं क्योंकि एलाइल वाला पोजीशन हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। लेकिन मेन रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हैलोजेंस के लिए ही है, नहीं के एल्केन के लिए है। एल्केन भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हुआ हाइड्रोजन हटके कोई दूसरा ग्रुप आ जाए तो वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, CH3 इसमें अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ थोड़ा हाई टेम्परेचर पे यानी कि वेपर फॉर्म में करें तो H हट के नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा।
जैसे वहां पे H हटके कौन आया था Cl, यहाँ H हटके कौन आया था Cl, यहाँ H हटके कौन आ गया नाइट्रो ग्रुप आ गया। वेपर फेस नाइट्रेशन बोलते हैं इसको, वेपर फेस नाइट्रेशन, क्योंकि ये भी इतने टेम्परेचर पे ये भी वेपर की फॉर्म में है और ये जो HNO3 है ये भी इस टेम्परेचर पे वेपर की फॉर्म में होता है, तो हम इसको वेपर फेस नाइट्रेशन बोलते हैं। तो वेपर फेस नाइट्रेशन है या सल्फोनेशन है या और बहुत सारे रिएक्शन है जिनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जिनमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली किसका होता है, मेनली एल्केन्स जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे तो बहुत प्रॉपर्टी है इनकी। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। देखो जो अभी आपने किया था तीसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें क्या था, वन ग्रुप रिप्लेस अदर, मीन्स सिग्मा सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड विल ब्रेक एंड सिग्मा यानी कि वही सिंगल बॉन्ड विल फॉर्म। सिग्मा ही बनेगा, सिग्मा ही टूटेगा। जैसे लाइट का काम ही है कि इस बॉन्ड को तोड़ दे और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और ये, तो बॉन्ड ब्रेक भी कौन सा हुआ, सिग्मा, टूटा भी कौन सा, सिग्मा। लेकिन जो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इन विच सम सिंपल ग्रुप एड ऑन रिएक्टेंट, कोई सिंपल ग्रुप वहां पे रिएक्टेंट पे आके ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इन दिस पाई bond will break and sigma bond will form। इसमें पाई बॉन्ड तो टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे देखो ये, इस पे आप हाइड्रोजन का ऐड करो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इसमें से डबल में से सिंगल डबल में से एक टूट जाएगा। इस डबल में एक सिग्मा और एक पाई है तो पाई वाला टूटेगा। तो क्या बनेगा, ये तो थे ही, ये बॉन्ड तो एक्सेस नहीं है, एक जो डबल था पाई बॉन्ड था वो टूट गया और यहाँ ये हो। इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, रिडक्शन भी कह सकते हो, हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हो, हाइड्रोजिनेशन। जैसे उसको हम हेलोजिनेशन कह रहे थे, वहां पे तो हाइड्रोजन को रिप्लेस होकर हेलोजन आ गया था। हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं उसको। यहाँ हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले का करोगे तो पहले क्या होगा, पहले तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा, दो हाइड्रोजन आ गए। पहले तो एक ही था, एक इस पे था एक इस पे था, ट्रिपल बॉन्ड का डबल हो गया, देखिए एक वैकेंसी क्रिएट हो गई तो वो वहां पे एक हाइड्रोजन और आएगा। तो इन रिएक्शन में क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड। और रिएक्शन देखो, जरूरी नहीं आप यही करो, क्लोरीनेशन करें Cl2 तो डबल बॉन्ड टूट गए, सिंगल बॉन्ड, और जो H थे वो तो थे ही, डबल बॉन्ड की जगह एक एक
क्लोरीनेशन तो नहीं कहते इसको, क्योंकि क्लोरीनेशन तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन के हट के Cl आ जाए, यहाँ हटा नहीं है, ऐड हुआ है। ऐसे इसी पे अगर आप ब्रोमिनेशन करते, नॉट ब्रोमिनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन करते तो ब्रोमीन आ जाता है। और इस रिएक्शन को तो हम आगे यूज भी करेंगे, क्योंकि ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है, लेकिन जब वो रिएक्शन कर जाता है तो ब्राउन कलर चला जाता है। तो ये एडिशन रिएक्शन है। एक बात और देखिए, एडिशन रिएक्शन आर नॉट शोन बाय एल्केन। एडिशन रिएक्शन एल्केन शो नहीं करेगा। एडिशन रिएक्शन आर नॉट शोन बाय एल्केन, क्यों? बिकॉज एल्केन नॉट हैव पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब डबल और ट्रिपल। एडिशन रिएक्शन सिर्फ वही शो करेंगे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। जो पहले ही सैचुरेटेड हो वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। एडिशन रिएक्शन आर शोन बाय इन एंड आइन, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज दे हैव पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब डबल और ट्रिपल। इसका मतलब एडिशन रिएक्शन आर ओनली शोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ सिंपल रिएक्शन थे हाइड्रोकार्बन के। कंबशन यानी कि कंबशन, ऑक्सीडेशन, कंबशन भी ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन। ये जो एडिशन रिएक्शन को हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन को, ऑयल से हमें फैट बनाना है। वनस्पति ऑयल को अगर हमें फैट बनाना है तो हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे देखो ऑयल है, ऑयल क्या होते हैं? नॉर्मली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जब इनका हम हाइड्रोजन रेनी निकल लेते हैं, निकल में हाइड्रोजन डिसॉल्व होती है, उसको रेनी निकल बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो क्या बन जाता है? ये फैट बन जाता है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हमें सैचुरेटेड बनाना होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाना होता है, तो भी हम ये रिएक्शन यूज करते हैं, एडिशन रिएक्शन, और स्पेशली हाइड्रोजनेशन यानी कि रिडक्शन। वेजिटेबल ऑयल को जब हमें फैट बनाना होता है, वनस्पति ऑयल से घी बनाना होता है, तो हम जिनको हम डालडा घी या ये जो बोलते हैं, डालडा एक कंपनी का नाम है, वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि लोग मतलब उस वेजिटेबल फैट को जब ऑयल से फैट बना दिया, उसका नाम ही डालडा समझने लगे। डालडा एक्चुअली में कंपनी का नाम है। तो जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। उन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जब सैचुरेटेड कर दिया जाता है, हाइड्रोजनेशन कर दिया जाता है, रिडक्शन कर दिया जाता है, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं, आपको रिएक्शन तो ध्यान में देने हैं, मेन हेडिंग करवाए मैंने। एग्जाम्पल और भी ज्यादा आपको स्टडी करने हैं, और उसमें बुक में देखनी है, एक लाइन रीड करनी है। मैंने उसको ब्रीफ किया है। तो दिस इज अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। थैंक यू।